बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अब तक की जो खित्ते की सबसे बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक दिफाई मुआहदा हुआ है। तुर्की की जानिब से तैयब उर्दगान आए, पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ गए और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद है और तमाम इख्तियारात उनके पास हैं, वो वहाँ से मौजूद थे। तस्वीर भी जारी की गई हैं, बाकायदा मुआहदे पर दस्तखत होने की वीडियो भी जारी की गई है। ये एक बड़ा तारीखी मौका है और जो स्लोगन है इसका वो ये है कि एक पर हमला सब पर हमला। ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बताई जा रही। अब इसके खतोकाल क्या है, इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। इस मुआहदे के अंदर क्या लिखा है, मे बी कभी सऊदी अरब की जानिब से या तुर्की की जानिब से तफसीलात सामने आए। पाकिस्तान में तो दिफाई मुआहदे के नुक्ता नज़र से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया हमें कि ये मुआहदा किस नौइयत का है, इसकी बुनियाद क्या है। क्या अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करेगा या कोई और कंट्री हमला करेगी तो सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे, या अगर सऊदी अरब की किसी मुसलमान मुल्क से लड़ाई होती है तो तुर्की और पाकिस्तान क्या करेंगे, और अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क से लड़ाई होती है तो क्या करेंगे। यानी इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। यानी ईरान के साथ अगर सऊदी अरब की लड़ाई होती है तो क्या पाकिस्तान और तुर्की जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे या ईरान को मना करेंगे या उसको बाज रखने की सफारती कोशिशें करेंगे। अगर यमन के साथ जो लड़ाई इस वक्त चल रही है हौसियों के साथ सऊदी अरब की, उसमें पाकिस्तान का और तुर्की का क्या किरदार होगा। क्या अमली तौर पे पाकिस्तानी फौजी या तुर्की फौज जो है वो उस हमले के अंदर जवाबी कार्रवाई करेंगे और जाके यमन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या फिर ये इसराइल के खिलाफ है या कोई ऐसी फोर्सेस के खिलाफ है जो सऊदी अरब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। देखें, ये तो ईरान ने साबित किया है कि वो खित्ते का एक बहुत ताकतवर मुल्क है और उसने जो दुनिया में सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, उसका उसने मुकाबला किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क को उसके साथ बराह रास्त जंग में जाना चाहिए, खास तौर पे उन ममालिक को जिनकी सरहदें ईरान के साथ लगती हैं, जैसे कि तुर्की है, जैसा कि पाकिस्तान है। तो इस बात को तो अवॉइड करेंगे। अब ये एक दिफाई नुक्ता नज़र से और सफारती नुक्ता नज़र से एक बड़ी कामयाबी है, इस रीजन की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके ऊपर तफसीली बात हम तब कर पाएंगे जिस वक्त ये सारी चीज़ें जो है मंजरे आम पे आएंगी, हमें पता चलेगा कि इस मुआहदे के अंदर एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। अब नाजरीन, खाना काबा के अंदर दाखिल होने की वीडियो भी जारी की गई शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की। तो ये क्योंकि पॉलिटिकल लोग ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं और जब भी कभी इन्हें मौका मिलता है खाना काबा के करीब जाने का, मस्जिद नबवी के करीब जाने का, रोज़ा रसूल के करीब जाने का, नवाज शरीफ जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें जगह एक कॉर्नर में मिल जाती है, वो छोटा सा कॉरिडोर है, वहाँ पे बैठ जाते हैं जाके, तो वहाँ से तस्वीर जारी करवाते हैं। आम लोगों को वहाँ जाने में दिक्कत रहती है, लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है वो इन मुकद्दस मकामात को उन शख्सियात के लिए जिनके साथ सफारती ताल्लुकात उन्होंने इस्तेमाल करने होते हैं, वो उनको उनके लिए खोलती है। ये एक खालिसतन सियासी मामला है, लेकिन आपको पता है मजहब को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, सब लोग करते हैं। खासतौर पे जो मजहबी सियासी जमातें वो बहुत ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि लोगों को तस्वीरें दिखाई जाएं कि सर पे टोपी पहनी हुई है, ऐसे दुआ कर रहे हैं हाथ उठा के, या खाना काबा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, खाना काबा के अंदर से निकल रहे हैं। ये तो परवेज़ मुशर्रफ को भी मौका मिला था। परवेज़ मुशर्रफ का करैक्टर जो था वो सारी दुनिया जानती है। वो किस किस्म की पार्टीज करते थे, किस किस्म का उनका माहौल था, किन हालात में वो इस दुनिया से गए, कैसे उन्होंने पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। फिर ज़ियाउल हक जो है जिसने कितना जुल्म किया पाकिस्तानियों के ऊपर, ज़ियाउल हक को भी, बल्कि वो तो उसकी इमामत की कहानियाँ आई थी कि वो जाके खाना काबा में इमामत भी की और कैसे इमामत की उसके ऊपर किताबें लिख छोड़ी लोगों ने। तो अभी आसिम मुनीर साहब की बारी है। सऊदी अरब के साथ आप दिफाई मुआहदा करेंगे तो इतनी सहूलत तो आपको मिलेगी, और ये और बहुत सारे लोगों को भी मिली है, माजी में भी मिलती रही है, आज भी मिली है। लेकिन इसकी वीडियो जारी की गई ताकि आवाम के अंदर एक तासुर जाए। और दो चीज़ें हैं, एक तो उसे तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा हुकूमत और जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उनके बीच में किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। तो ये तो बात पहले से ही सबको पता है कि लड़ाई कोई नहीं है। देखें, अंसार अब्बासी साहब ने इसमें एक पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, उसके कमेंट्स उन्होंने बंद किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा वो पूछना था कि अभी आपको यकीन है कि 6 माह की डेडलाइन दी गई है शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो उन्होंने ये सवाल पूछा। मजे की बात यह है कि सवाल उन्होंने पूछा और कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। भाई, अगर आपने पाकिस्तानियों से सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन भी खोल के रखें, तो जवाब आपको यहां दे देते हैं। एक तो ये जो खबर दी है कि 6 माह की डेडलाइन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, या ऐसा भी नहीं है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट किसी सहाफी ने खबर दी है। ये उन जर्नलिस्टों ने खबर दी है जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात में, वादी में हमारे भी हुआ करते थे, हमें वहां से खबरें शबरें मिल जाती थी, हम वहां से पता कर लेते थे कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। अभी जो लोग हमें खबर देते हैं उधर खुफिया रखते हैं अपने आप को, हम बता भी नहीं पाते किसी का नाम, ये भी नहीं कह पाते कि बहुत बड़ी शख्सियत से बात हुई है, मुलाकात हुई। खबरें तो अभी भी निकलती हैं, खबरें तो आती रहती हैं। तो इस वक्त जिनके अच्छे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इंजॉय कर रहे हैं, ये खबरें वहां से आई हैं।
और उन्होंने ये क्लेम किया कि 6 माह का टाइम दिया गया है। तो अंसार अब्बासी साहब को उनसे जाकर पूछना चाहिए, ना कि वो आम आवाम से पूछें और फिर कमेंट बंद कर दें। एक्चुअली उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होता है। मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ ने कभी भी इस बात की उम्मीद की है कि आसिम मुनीर नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की या जरदारी की हुकूमत गिरा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने ये जाली हुकूमत कायम करके दी है और कठपुतली हुकूमत बनाई है, और वो कठपुतलियों को अपने मुताबिक नचाते हैं, इसको कंट्रोल भी करते हैं पुतली तमाशे को। लेकिन जब उन्हें लगता है कि कोई कठपुतली सही तरह काम नहीं कर रहे तो वो उसकी डोरी खींच भी देते हैं। बाज़ औक़ात थोड़ा सा डोरी को खींचते हैं, डोरी को सेट करते हैं, थोड़ा सा कठपुतली को उठा के उसकी तरह मुरम्मत करके ठीक करके दोबारा खड़ा कर देते हैं स्टेज के ऊपर। तो वो ये जानते हैं कि ओवरऑल उनकी अपनी बचत भी इसमें है कि तमाशा चलता रहे, क्योंकि जब तक ये कठपुतलियां काम करती रहेंगी तो एक जाली तमाशा चलता रहेगा। अगर असली सरकार आ गई तो फिर सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ये बात बड़ी सादी और सीधी है कि ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन्होंने एक दूसरे को गिरने नहीं देना। अवाम ने अगर गिराना है तो अवाम ने मिलकर इन सारों को एक साथ गिराना है, और ये एक साथ ही गिरेंगे। जब भी गिरेंगे वो आप और मैं देखेंगे गिरता हुआ। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के बड़े बदतरीन हालात हैं। देखें, हम दिफाई मुआहदों में तो जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, क्या वो ठीक है? बड़ा सवाल ये है। इस सवाल का जवाब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, रोजाना की बुनियाद पर धमाके हो रहे हैं, खुद कुछ धमाके हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग अगवा होते हैं, या तो वो वादा करके वापस आते हैं कि वो आइंदा कभी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए काम नहीं करेंगे, या फिर उन्हें जान से मार के उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं। तो वहां पे कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान की सरकार का। बलूचिस्तान की हालत आप देखें कि अभी बाकायदा जो सरकार है उसने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि कल्लात और खुशदार में जो लोग काम करते हैं वो शाम को अपनी दुकानें बंद करें रात होने से पहले, और फिर जब अंधेरा हो जाए तो लोग अपने घरों से ना निकलें। ये हदायत हुकाम की जानिब से जारी की गई हैं बलूचिस्तान में। अब इतनी बुरी सूरत हाल जिस कंट्री में होगी, यानी हमें अपने दिफा के लाले पड़े हुए हैं, हमारे अपने अमनो अमान के बहुत बुरे हालात हैं। हम दुनिया के साथ दिफाई मुआहदे जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे पाकिस्तान को सफारती कामयाबियां मिले, हो सकता है इससे पाकिस्तान को कुछ 4 पैसे मिल जाए, उधार में तेल मिल जाए, बहुत सारी सहूलियात हो सकती हैं पाकिस्तान को मिले। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अमनो अमान कायम करना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन पाकिस्तानियों ने पेट पे पत्थर बांध के पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी फौज तैयार की, एटम बम तक बनाकर दिया, इस फौज को इतना बजट दिया कि इन्होंने दुनिया के बेहतरीन तैयारे, बेहतरीन लड़ाका तैयारे, बेहतरीन एक सिस्टम कायम किया, बहुत सारे हथियार बनाए, खुद भी बनाए, दुनिया से भी खरीदे। तो वो उस अवाम का तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की, जिसके अंदर ये मुकम्मल तौर पर अभी कामयाब नहीं हुए। अब नाज़रीन आ जाए, जो 2 माह के बाद एक ऐलान किया गया लॉन्ग मार्च का, कि 2 माह के बाद एक मार्च होगा, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने इसका ऐलान किया, और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं जी बड़ा अच्छा किया, ज्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी अच्छा नहीं किया। सुहेल अफरीदी साहब को ये चाहिए था कि वो जल्दी का ऐलान करते, 14 अगस्त तक की डेडलाइन देते, 15 अगस्त को पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर देते, फिर देखी जाती जो होता। क्योंकि इस वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर है, हुकूमत इस वक्त बहुत सारे मामलात में फंसी हुई है। हो सकता है कल इससे ज्यादा फंसी हुई हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हुकूमत की अपनी कारकर्दगी और किस्मत भी है। ये जब से आए फंसे हुए हैं, पाकिस्तान को भी इन्होंने फंसाया हुआ है। लेकिन मामला यह है कि अगर फर्ज करें कि ये 2 माह का टाइम दे दिया गया, जिस पे तनकीद बहुत हो रही है, उस वक्त तक हुकूमत बहुत सारे मामला से अगर निकल गई तो फिर उनकी पूरी तवज्जो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। बहरहाल आज तीसरा दिन था, 2 माह का टाइम मांगते हुए ये कहा गया, या इसके जवाब में ये कहा गया कि तैयारी करनी है और तैयारी के लिए वक्त चाहिए। आज तीसरा दिन है, तैयारी कोई दिखाई नहीं दी, तैयारी के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई, तैयारी के हवाले से किसी किस्म का कोई मैंने मीटिंग, कोई अपडेट, कोई चीजें कि जनाब हमने करना है। तो एक एक मिनट आपका कीमती है, आपने 2 माह का टाइम लिया, तो 2 माह में एक एक दिन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो अभी तीसरा दिन है, तीसरे दिन तक मैंने कोई ऐसे विजुअल या कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिसमें मुझे ये लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुहेल अफरीदी की टीम बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं और वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में जाने के लिए, या वो लाखों लोगों को, 10 लाख 20 लाख लोगों को वो ले जाएंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि हो ये रहा है कि उल्टा सोशल मीडिया पे एक जंग चली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं शफी जान साहब, उनकी और शहबाज गिल साहब की एक अलग लड़ाई चल पड़ी है। अब ये बड़ा ये नामुनासिब है इस वक्त। देखें, ये इकट्ठे होने का टाइम था, इस वक्त डिवाइड पैदा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन डिवाइड पैदा होगी। इख्तलाफ राय बड़ी अच्छी चीज है। देखिए, शहबाज गिल साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, अब उसका एहतराम होना चाहिए। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन उसकी जान को आप खतरे में नहीं डाल सकते ये कह के पाकिस्तान पहुंचो या पाकिस्तान आओ। देखिए, कल को ये मुराद सईद को भी कहेंगे कि बाहर निकल भाई, तू अंदर से बैठ के मशवरे दे रहा है, ये कह सकते हैं ना कि मुराद सईद बाहर क्यों नहीं निकलता, हम सारे बाहर हैं तो मुराद सईद को बाहर निकालो। हर आदमी की जान अलग तरीके से खतरे में है।
पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हर आदमी पे अलग तरह का गुस्सा है। जो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, उसको उतना ज्यादा मारते हैं। वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आवाज इमरान खान की है, उन्होंने मुलाकात ही बंद की हुई, उनका पैगाम ही मारना है। तो जिस पे उनको गुस्सा है, जिस पे उनको लगता है कि ये आवाज बड़ी तगड़ी है, ये आवाम में जाके इफेक्ट करती है, उस पर उतना ही ज्यादा गुस्सा होता है। जो जितना ज्यादा मुतासिर कर सकता है, वो उतना ही ज्यादा खतरे में है। अब कई लोग जो है वो सख्त बात करते ही नहीं है, तो वो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं। कई लोग जो है वो बात करते हैं, लपेट के करते हैं, शुगर कोटेड करके करते हैं, वो भी पाकिस्तान में रह सकते हैं। लेकिन जो लोग ब्लंटली ओपनली बोलते हैं, उनके लिए जरा मुश्किल होता है। अब कल को देखे ना, मुराद सईद को कोई कह दे कि भाई बाहर निकलो और बाहर निकल के अपनी जान दे दो, तो तुम भी आ जाओ मैदान के अंदर। देखिए, एक दिन तो सबको आना ही पड़ेगा, एक दिन तो सबको इस लड़ाई का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। सबको अपने हिस्से की मार खानी पड़ेगी। कईयों ने खा ली है, कई और खा रहे हैं, कईयों को और खानी पड़ेगी। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी है, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। ये इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद, इमरान खान साहब के इक्तदार में आने के बाद भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। शायद किसी मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान का कब्जा वापस नहीं ले लिया जाता। तो आपस में लड़ने का फायदा कोई नहीं है। बड़ी नामुनासिब बात है कि आप किसी की जान से खेलें। इख्तलाफ जरूर करें, उनका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। आपका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर यह कहना, किसी को ताने देना और उसको यह कहना कि तुम मौत के मुंह में आ जा, सीधा आके अपनी कुर्बानी दे दे, कोई गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज गिल आएगा तो उसको जान से नहीं मार दिया जाएगा, या उसको जान से चले ना मारे, उसको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा, या उसको बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं कर दिया जाएगा। जो लोग पाकिस्तान में, उनको तो बचा नहीं सके। सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी, वहां से उठा के ले गए, आप लोग आज तक पता ही नहीं कर सके। आप आज तक उस ऑफिसर को अकाउंटेबल नहीं कर सके जो जिम्मेदार था, वहां से उठाकर ले गए पंजाब के अंदर। तो ये इस तरह की बातें जो है ये नामुनासिब है, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। इस वक्त लोगों को इकट्ठा करने का वक्त था। बहरहाल आजाद कश्मीर में नाजरीन अब सबसे मुश्किल मरहला आ गया। ये जो पुंछ का इलेक्शन है ना, यहां पे देखें बड़े पैमाने पे लोग निकल कर बैठे हुए हैं। यहां पे धरने भी चल रहे हैं, लोग भी बड़े सख्त हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। 10 तारीख को यहां पे इलेक्शन करवाया जाएगा और ये इलेक्शन जैसे भी करेंगे, 2 नंबरी से करेंगे, फ्रॉड से करेंगे। ये दिन 10 तारीख का जो है दिन है ना, उसमें भी घंटे उतने ही है। यानी 10 तारीख रात 12 बजे शुरू होगी और अगली रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। उसके अंदर भी 24 घंटे ही है। वो 24 घंटे भी उसी तरह गुजर जाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ लोग शहीद हो जाएं, हो सकता है उसमें कुछ जाने ज़ाया हो जाएं, लोग जख्मी हो जाएं, हो सकता है उस दिन जो है वो बिल्कुल लोग निकले ही ना वोट डालने के लिए, लेकिन फिर भी वो दिन गुजर जाएगा और अगले दिन आपके सामने एक नतीजा भी आ जाएगा कि जनाब ये नताइज हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी इतनी सीटें जीत गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रिगेडियर फाइक को नवाज शरीफ से इश्क है और वो नवाज शरीफ को हुकूमत बनाकर देगा। बहुत लोग ये कहते थे शायद पीपल्स पार्टी को बनाकर देगा, मुझे लगता था नवाज शरीफ को बनाकर देगा। बहरहाल ब्रिगेडियर फाइक ने नवाज शरीफ को बहुत सर्व किया है, बहुत प्यार किया है नवाज शरीफ से, बड़ा इश्क किया नवाज शरीफ से, और वो नजर भी आता है। तो अब ये जब 11 तारीख आएगी तो उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज की जाएंगी, पीएमएलएन को हुकूमत दे दी जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा एल्फी के साथ जुड़ जाएंगे। आप ये देखिएगा, इक्तदार के अंदर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों इस्लामाबाद में बैठेंगे और दोनों बैठकर पूरी तवज्जो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से मारेंगे। ये बात आप लिख के रख लीजिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मारेंगे, तसल्ली से मारेंगे। और सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत भी जा सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर राज लग सकता है। तो ठीक है, लगने दें। वैसे भी उनकी कौन सी हुकूमत है, उनके पास इख्तियारात है ही नहीं। जितने इख्तियारात हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो नाजरीन, ये जो नूरा कुश्ती का मरहला था ये बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। जो इख्तियार की एल्फी है वो दोबारा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को जोड़ देगी। इस मरहले के बाद पीपल्स पार्टी के पास गिलगित बल्तिस्तान में और नून लीग के पास आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आ चुकी है। और एक और चीज भी होने जा रही है, याद रखिएगा। एक सजेशन ये भी है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और दोनों की हुकूमतें खत्म कर दी जाए ताकि बैलेंस किया जा सके। जी बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है तो हमने ये कर दिया। ये एक तजवीज़ है जिसपे एक बहस भी हुई है। दूसरा, आपको पता है नए सूबे इन्होंने बनाने हैं और बहुत सारे सूबे बनाने हैं। पंजाब को कई हिस्सों में डिवाइड करना है, सिंध को कई हिस्सों में डिवाइड करना है। ये होना चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये होना चाहिए। रवायती सियासी खानदान इस बात के खिलाफ है, लेकिन ये होना चाहिए। जितने ज्यादा सूबे इंतजामी यूनिट छोटे छोटे बनेंगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस का मुकाबला होगा और उतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलेगा, उतना ज्यादा इक्तदार नीचे तक मुंतकिल होगा। लेकिन ये सारा कुछ पाकिस्तान के अवामी मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए। आसिम मुनीर साहब को या उनके ब्यूरोक्रेट्स को या एक मोहसिन नकवी जैसे आदमी को जिसका सियासत में कोई स्टेक नहीं है, ऐसे लोगों को हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तानियों का फैसला करें जिन्होंने कभी वोट ही नहीं लिया। तो ये जिन लोगों को लोग वोट डालते हैं वो लोग ये फैसला करें। आप एक नया इलेक्शन करवा दें पाकिस्तान में, जो भी हुकूमत बने बैठ के बात करें, नए सूबे बनाएं, ज्यादा सारे सूबे बनाएं और कोशिश करें। अगर
सूबे बन जाते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज भी बैठ जाती हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप करवा लें। एक रेफरेंडम का भी कहा जाता है कि ना, रेफरेंडम का एक ऑप्शन है, बहुत जगह पे बड़े अरसे से डिस्कस हो रहा है कि रेफरेंडम करवा देंगे पाकिस्तान में कि नए सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। मैं आपको ये लिख के देता हूं कि पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि नए सूबे बनने चाहिए, ज्यादा सूबे बनने चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तानियों के मसाइल हल होंगे। बहुत सारे साथी हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो चाहते हैं कि नए सूबे बने, लेकिन ये इस बुनियाद पे ना बने कि फौज ने कंट्रोल अपना कितना बेहतर करना है, इस बुनियाद पे ना बने कि हम कैसे लोगों के ऊपर रूल करेंगे, इस बुनियाद पे बने कि इंतजामी मामलात कैसे ठीक होंगे, इस बुनियाद पे बने कि लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे, तो वो सबसे बेहतर है। नाज़रीन, जाते जाते खबर मैं आपको देता हूं, ये जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गई। ये 11 साल रही हैं पेशावर हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस भी रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 3 साल गुजारे, यानी लंबा इनका एक टेन्योर है। उसके बाद अब ये रिटायर हो गई, लेकिन जुडिशरी के दामन पे एक काले धब्बे की तरह रही। इनके 3 फैसले तारीख हमेशा याद रखेगी। वैसे तो इन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का काम किया। एक इनका फैसला था जिसमें इन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया था काजी फायद ईसा के साथ मिलकर। दूसरा इनका एक फैसला याद रखा जाएगा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, ये इसके हक में थी। और तीसरा इनका ये फैसला याद रखा जाएगा कि मखसूस नशिस्तें अवाम ने जिसको वोट दिया उनसे छीन कर माले गनीमत की तरह इन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी। ये 3 फैसले स्याह धब्बे की तरह इनके दामन पे रहेंगे, और अदलिया के ऊपर जो काले धब्बे लगे हैं उनमें से एक धब्बे का नाम मुसर्रत हलाली साहिबा था, मादरत के साथ, और ये इसी नाम के साथ रिटायर हो गई। काजी फायद ईसा की तरह ये भी तारीख में कहीं गुम हो जाएंगी, लेकिन लोग इनको हमेशा उन किरदारों की तरह याद रखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद करने में अपना किरदार अदा किया। अब इनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपने कोई अच्छे फैसले दिए हैं, तो इन्होंने 2 फैसले बताए अपनी जिंदगी के 14 साल के करियर में, 2 फैसले। एक इन्होंने कहा जी तनसीखे निसा को खुला में तब्दील करने का फैसला, और एक इन्होंने कहा जी कोई बंदा बेगुनाह जेल काट रहा था 16 साल से, मैंने उसको रिहा करवा के हरजाना अदा करवाया था। आप अंदाजा करें 14 साल एक खातून जज रही, उसने कोई ऐसा कौमी नौयत का फैसला नहीं दिया जिसपे आज वो फख्र कर सकती हूं। अगर ये 2 मिसालें हैं उनके पास, तो हमारे पास 10 ऐसी मिसालें हैं जहां पे उन्होंने जुल्म किया और वो जुल्म का हिस्सा बनी। तो ये एक पुर्जा था एस्टेब्लिशमेंट का अदलिया में, आज रिटायर हो गया, एस्टेब्लिशमेंट इनकी जगह पे एक नया पुर्जा ला के बिठा देगी। तो एस्टेब्लिशमेंट को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी लेगेसी क्या है? क्या इनके बच्चे कल को बताएंगे जाके खुलकर मैं जस्टिस मुसर्रत हलाली का बेटा हूं, या नवासा हूं, या पोता हूं? आप देखिएगा, इनका बड़ा शुगल लगेगा पाकिस्तान की तारीख में, और तारीख इनको हमेशा उन किरदारों के तौर पे याद रखेगी जिन्हें मीर जाफर और मीर सादक कहते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।